पॉइंट नंबर 3 में लिखा है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये में फर्स्ट लाइन मिल गई ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, स्टार्टिंग में यही लिखते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है टैक्स पेड, सबसे लास्ट में लेस करेंगे इसको ऑपरेटिंग में, सबसे लास्ट में लेस करेंगे 7 लाख ऑपरेटिंग में। डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे पहले वाले आंसर में, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है उस पर डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे। टोटल एक्सपेंस टोटल इतना कहीं नहीं आएगा अगर हम कर रहे होते सॉल्व डायरेक्ट मेथड से, जो कि हमारे कोर्स में नहीं है, तो इसको कंसीडर करते हैं। अदरवाइज टोटल एक्सपेंस कहीं नहीं आता, ना ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग ना फाइनेंसिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये करंट लायबिलिटी है, इंक्रीज हो रहा है, ऐड कर दीजिए। और कुछ तो सेकंड पॉइंट पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 60% है। कॉस्ट ऑफ गुड्स कहीं नहीं आती है ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में, इग्नोर। क्लोजिंग स्टॉक वाज हायर देन ओपनिंग बाय 43। क्लोजिंग स्टॉक बड़ा है ओपनिंग से, तो स्टॉक बेसिकली इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, लेस कर दीजिए ऑपरेटिंग। क्रेडिटर 14 वाले एक्सीड कर रहे हैं तो क्रेडिटर भी बढ़ रहे हैं, ऐड कर दीजिए ऑपरेटिंग। और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन एक्चुअली फ्रेम किया गया था दोनों मेथड से करने के लिए। ये सेम क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है डायरेक्ट मेथड से भी, इनडायरेक्ट मेथड से भी। क्वेश्चन इसलिए उस हिसाब से फ्रेम किया गया था, हमें सिर्फ इनडायरेक्ट से करना है, हालांकि उसमें काफी इंफॉर्मेशन इररिलेवेंट भी दे रखी है जो सिर्फ डायरेक्ट मेथड में यूज होती है। और पूछे फर्स्ट के बाद 7th पे आ जाते हैं। डाउट बताएं 7th क्वेश्चन में। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सर उसको मशीनरी अकाउंट में ऐड कर दिया था। मशीनरी अकाउंट में ऐड क्यों कर दिया था? मतलब उसकी क्रेडिट साइड में हमने 60,000 के लिए सर वो तो एक्यूमुलेटेड था ना सर। देख लेते हैं जी भाई, पॉइंट नंबर सी में लिखा हुआ है मशीनरी कॉस्टिंग 20, एक्यूमुलेटेड एक्शन 12 वाज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू। जबकि बैलेंस शीट में सर एक्यूमुलेटेड एक्शन अकाउंट नहीं दे रखा, फाइनल फिगर दे रखी है। इसका मतलब हम एक्यूमुलेटेड एक्शन अकाउंट मेंटेन नहीं करते, वरना क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट के अंदर मशीनरी अकाउंट अलग से दिया होता, प्रोविजन फॉर एक्शन अकाउंट अलग से दिया होता। तो 20 की कॉस्ट और 12 का डेप्ट, तो इस मान लीजिए 8,000 बुक वैल्यू है, भूल जाओ 20,000 कुछ है, भूल जाओ 12,000 कुछ है, जब मेरे को 8,000 की मशीन है, 8,000 की मशीन बेची हमने 25% मतलब कि 2,000 के प्रॉफिट, 10,000 रुपए सेलिंग प्राइस। एक्यूमुलेटेड एक्शन अकाउंट नहीं बनेगा। ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा था, बनेगा नहीं कुछ। हाँ भाई, तो बना कर एक बार मशीन अकाउंट्स क्वेश्चन में तो डेटा में तो डेप्रिसिएशन दे रखा है, फायदा है। हाँ जी, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 2,35,000, 20 की कॉस्ट, 12 का डेप्ट, वैल्यू बची 8,000 की हमने एसेट बेची है 10,000 में। डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, इससे पता चल जाएगी। देख लीजिए अपना आंसर इसने कर रखा है, सही है कि नहीं? तो 12,000 पे नहीं आया सर। देखिए क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट के अंदर मशीनरी अकाउंट भी दिया होता और एक्यूमुलेटेड एक्शन अकाउंट भी दिया होता, इसका मतलब हम वो अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, हम डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू कम नहीं करते। लेकिन क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं दे रखा, नेट बुक वैल्यू दे रखी है, मतलब कि जो 2 लाख रुपए दे रखे डेप्रिसिएशन के बाद की वैल्यू, 2 लाख में जो वैल्यू है डेप्रिसिएशन के बाद की वैल्यू है। तो इसमें 20,000 के जुड़े हुए कॉस्ट के, इसमें 8,000 जुड़े हुए बुक वैल्यू के, मुझे 8 ही हटाना है यहाँ से। तो 12 ऑलरेडी माइनस है। हाँ 12 ऑलरेडी माइनस है। और कुछ और सर इसमें एक पॉइंट में प्रीमियम दिया हुआ है, तो फिर शेयर पे रिडीम करेंगे।
ए पॉइंट में लिखा हुआ है प्रेफरेंशियल रिडीम करे हैं हमने 10% के प्रीमियम पे। प्रेफरेंशियल पहले थे 2 लाख, अब रह गए 150, मतलब 50,000 रुपए के प्रेफरेंशियल रिडीम करे हैं 10% के प्रीमियम पे। एक्चुअल में जो पेमेंट करी होगी हमने वो करी होगी 55,000, फाइनेंसिंग में से माइनस करेंगे 55,000, 5,000 का लॉस हमने पीएनएल से राइट ऑफ करा होगा, प्रॉफिट घट गया होगा, अब ऐड बैक कर देंगे 5,000 रुपए ऑपरेटिंग। सर अगर डिबेंचर रिडीम करें तो प्रीमियम पे तो ऐड करते हैं ऑपरेटिंग। हाँ जी बिल्कुल। ट्रेडमार्क की एडजस्टमेंट बता। ट्रेडमार्क लास्ट ईयर था 40,000, अब रह गया 30,000, मतलब हमने ट्रेडमार्क राइट ऑफ करें, अमोर्टाइजेशन होता है ऑपरेटिंग में ऐड कर देंगे, लेस हो चुका होगा ऑपरेटिंग में इसको ऐड करते हैं। सर अगर हम सॉल्व करते जाए क्वेश्चन लेकिन हमें बाद में क्या है ट्रेडमार्क राइट ऑफ हो गया तो हम बाद में लिख सकते हैं क्या? आंसर तो सेम आएगा लेकिन बीच में ऑपरेटिंग में यस सर। नहीं, सीक्वेंसिंग नहीं कर सकते चेंज। तो फिर आंसर गलत माना जाएगा। आंसर तो सर सही आ रहा है। ऐसा ना टीचर सारे आंसर चेक करेगा ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर कैपिटल वो भी चेक करेगा, कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन वो भी चेक किया जाएगा। इसलिए मैं एक पेज क्यों छुड़वाता हूं, मैं ऑपरेटिंग कैसे छुड़वाता हूं, मैं जब खुला खुला लिख करके करो, कहीं की लाइन छोड़ करके करो, बीच में कोई लाइन छूट भी गई भूल के बाद में तो आप लिख सकते हो, जगह होगी आपके पास सब्मिशन। वो तो क्वेश्चन लास्ट आंसर चेक करेगा ना ऑपरेटिंग का, कितनी एक साथ बनाएंगे सारे चेक करेगा, फिर हम निकालेंगे क्यों बीच का आंसर, बीच का आंसर निकालेंगे क्यों, फिर हम नेक्स्ट टाइम क्यों करेंगे, डाटा आंसर निकालेंगे, फिर सारे आंसर चेक किए जाएंगे। हाँ जी और पूछिए। तो सर जो ट्रेडमार्क है वो प्रीमियम वर्किंग कैपिटल में आएगा, उससे पहले आएगा। वो सीए थोड़ी ना जो उसमें आएगा। और सर डिविडेंड और इक्विटी एक सेकंड, सेकंड पॉइंट डिविडेंड 15% का डिक्लेयर किया गया और पे किया गया सारे इक्विटी शेयर पर, नए वाले पर भी, तो 6,50,000 का 15% कर दीजिए, वही ऑपरेटिंग में प्लस और वही फाइनेंसिंग में माइनस। तो ये भी तो सकते कि उसने जो 3,50,000 के जो शेयर्स हैं वो एट द एंड ऑफ द ईयर इशू करे। तो साफ साफ बोल रहा है कि डिविडेंड नए वाले शेयर पे भी देना है, तो बातें खत्म हो गई ना, ऐसा हो सकता है वाला क्वेश्चन ही नहीं रहा। तो क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि इशू वाले पर भी देना है, तो डिस्कशन खत्म हो गया फिर तो। असम्पशन वहां आने जब क्वेश्चन साइलेंट, मैं क्वेश्चन तो कह रहा है कि भैया नए वाले पे भी दो। और कुछ पर जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें शेयर रिडीम करें प्रीमियम पे, वो एसपीआर से तो राइट हो सकते हैं कैपिटल रिजर्व से। एसपीआर है रिजर्व के अंदर नहीं, जन रिजर्व है, कुछ भी लिखा तो रिजर्व है। और कुछ कमेंट बनाइए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। एसपीआर होगा तो फिर उसमें ऐड हो गया एसपीआर डिक्रीज भी होना चाहिए उस हिसाब से, फिर ऐड नहीं करते हैं वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर एसपीआर दे रखा होता वो भी डिक्रीज हो रहा होता उसी अमाउंट से 5,000 से, तो ऑपरेटिंग कुछ नहीं करता।
कल संडे सिर्फ टेस्ट है, क्लास नहीं है, 1 बजे आएंगे टेस्ट के लिए। बाकी ऐप पर चेक कर देने, मैं टेस्ट अपलोड कर देता हूँ, टाइमिंग वगैरह, डे वगैरह, चैप्टर वगैरह। हाँ जी, फॉर्मेट रेडी? यस सर। स्टार्टिंग फ्रॉम नोट्स टू अकाउंट्स, पहला पॉइंट सरप्लस। इसका लास्ट ईयर बैलेंस था ब्रैकेट में 1 लाख और अब है पॉजिटिव 4 लाख। बताइए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ? 5 लाख। जब भी ब्रैकेट आ जाए तो बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाना, क्योंकि माइनस से प्लस वाली फिगर में डिफरेंस चेक करने में बहुत भूल होती है। मेजॉरिटी बच्चे इसको 3 लाख ले लेते हैं, 1 लाख से 4 लाख हो गए, 3 लाख हो गए। माइनस के 1 से प्लस का 4 हुआ है, मतलब 5 लाख इंक्रीज हुआ। प्रॉफिट फॉर द ईयर 5 लाख। वर्किंग नोट नंबर 1। इस क्वेश्चन में डिविडेंड है, डिविडेंड नहीं, रिजर्व भी नहीं। चलिए, अगर सिर्फ टैक्स वाला पॉइंट है तो हम इसको मेन आंसर में भी कर सकते हैं। वर्किंग नोट बनाए बिना प्रॉफिट फॉर द ईयर 5 लाख, एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। पॉइंट नंबर 2 पर आ गए हम। स्टार्ट कर लेते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन से। एडिशनल इंफॉर्मेशन पहला पॉइंट लिखा हुआ है 12% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 15। साल के एंड में रिडीम हुए हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर देखिए नोट्स टू अकाउंट्स में सेकंड नंबर। लास्ट ईयर 10 लाख थे, अब 9 लाख रह गए। 1 लाख रुपए के डिबेंचर रिडीम हुए। कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंस एक्टिविटी। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? यस सर। लगाना है कि आउटफ्लो? डिबेंचर रिडीम होने पैसा जा रहा है, आउटफ्लो है, ब्रैकेट लगेगा। चर्चा करते हैं इसके इंटरेस्ट पर। साल की शुरुआत में 10 लाख रुपए के डिबेंचर थे, साल के एंड तक 9 लाख रुपए के रह गए। 1 लाख के हमने रिडीम कर दिए, कम कर दिए। अब इंटरेस्ट किस पे देना? अगर साल की शुरुआत में डिबेंचर रिडीम हो गए, मतलब साल की शुरुआत में हमने लोन चुका दिया, तो सिर्फ 9 लाख के डिबेंचर बचे पूरे साल, 9 लाख पर इंटरेस्ट देंगे। अगर ये हमने 1 लाख के डिबेंचर साल के बिल्कुल एंड में रिडीम करें, मतलब पूरे साल 10 लाख रुपए का लोन यूज करा, तो 10 लाख पर इंटरेस्ट देंगे। डेट ना दे रखी हो तो असम्पशन है, बिगिनिंग मानो कि एंड मानो, दोनों में आंसर अलग आएगा, पर दोनों आंसर सही होंगे। इस क्वेश्चन में हालांकि डेट दे रखी है कि साल के एंड में रिडीम हुआ है, मतलब हमने जो 1 लाख का लोन है ये वाला, कि पूरे साल यूज करा उसके बाद पे करा, मतलब पूरे 10 लाख का लोन हमारे पे रहा, तो 10 लाख पर भी इंटरेस्ट देंगे। भाई 9 लाख का तो था भी, 9 लाख का है, मतलब को इंटरेस्ट देने देना, तो कोई डाउट ही नहीं। 1 लाख पे देना कि नहीं देना, यहाँ क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि डेट पर डिपेंड था। लिखा हुआ है साल के एंड में रिडीम हुए हैं, मतलब पूरे साल हमने लोन यूज करा, डिबेंचर यूज करे, उसके बाद पे करा, तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। 10 लाख पे इंटरेस्ट दिया जाएगा 12% के रेट से। तो प्रीज्यूम कैसे करेंगे क्या? मतलब नोट कैसे लिखना है? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि प्रीज्यूम हम क्या करेंगे? 10 का करेंगे? प्रेजेंट क्यों करेंगे? तो डेट दे रखी है। नहीं सर, अगर डेट नहीं दे नहीं दे रखी हो तो दोनों आंसर सही है। बिगिनिंग मानो कि एंड मानो, दोनों आंसर सही हैं, जो मर्जी मानो, चॉइस आपकी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड, ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? यस सर। आउटफ्लो का ब्रैकेट लगेगा। 10 लाख का 12%, 1,20,000 ब्रैकेट। तो एक साथ भी लिख सकते हैं। एक साथ मतलब इकट्ठा। इन दोनों में तो अलग अकाउंट है, कैसे लिखा हुआ है? डिबेंचर रिडीम करना, लोन चुकाना, और उसको इंटरेस्ट देना, दो अलग अकाउंट मिक्स नहीं कर सकते। तो लाइन छोड़ करके लिख रहा हूं यहां पर, ऐड डिबेंचर इंटरेस्ट 1,20,000। तो लाइन छोड़ने के बाद प्रॉफिट में लेस हो चुका होगा, इसलिए इसको ऐड बैक कर रहे हैं।
P&L में फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आता है, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग नहीं है इसलिए इसको ऐड बैक करना है, रिवर्स करना है। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि टैक्स 1,40,000 पेड, तो पेड लास्ट में आता है ये ऑपरेटिंग में। एडिशनल इंफॉर्मेशन के जो नोट्स टू अकाउंट पॉइंट नंबर 4 में दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स, अकाउंट बना है इसके लिए। आगे मैं क्या बताएं, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट क्यों बना रहे हैं, क्या निकालने के लिए बना रहे हैं? टैक्स नहीं है, टैक्स मेड, प्रोविजन मेड, क्योंकि पेड तो दे रखा है, मेड निकालना। हिंदी की 4 चीजें आनी है जी, बीडी, सीडी, पेड और मेड। पेड तो बैंक के नाम से आएगा, मेड बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L इस नाम से आएगा। खुद से करने की कोशिश करें। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1,80,000, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 1,40,000, पेड प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेड दिया हुआ है 1,40,000, टोटल आ रहा है डेबिट साइड का 2,80,000, जिसमें से 180 गया तो 1 लाख बचा। जब भी कोई लेजर बना करके हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं तो ब्रैकेट में एक बात जरूर मेंशन करते हैं कि ये वाला अमाउंट बैलेंसिंग फिगर से आया है, एक्सेप्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो होते हैं बैलेंसिंग फिगर, अगर वो आप निकाल रहे हैं बैलेंसिंग फिगर से तो मेंशन नहीं करते ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। बैलेंस शीट के अलावा कुछ और आप निकाल रहे हो एज अ बैलेंसिंग फिगर तो हमें ब्रैकेट में मेंशन करना होगा बैलेंसिंग फिगर। इतना प्रोविजन ये हमने बनाया है, प्रॉफिट से 1 लाख रुपए घटाया होगा इसलिए अब ऐड बैक कर देते हैं। प्रॉफिट से हमने इतना अमाउंट घटाया होगा इसलिए इसको ऐड बैक कर रहे हैं। ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 1 लाख, वर्किंग नोट नंबर 1 में टू कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया हमने, फर्स्ट पॉइंट भी सेकंड पॉइंट भी। नोट्स टू अकाउंट में फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर लिया है, सेकंड पॉइंट कंप्लीट कर लिया है, थर्ड पॉइंट पर आते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, आगे कार्तिक बताएं जी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग करंट लायबिलिटी होती है, इसे ऑपरेटिंग में लिखिए कि इन्वेस्टिंग में लिखिए कि फाइनेंसिंग में लिखिए? अब फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में ध्यान रहे करंट लायबिलिटी की जो पहले वाली सब हेडिंग है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये फाइनेंसिंग में आता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग फाइनेंसिंग में आता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख से 3 लाख हो गया। आगे यश बताएं जी, फाइनेंसिंग को प्लस करेंगे माइनस करेंगे? प्लस करेंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। कृष्णा ब्रैकेट लगाएंगे नहीं लगाएंगे? पैसा आ रहा है ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। 1 लाख से 3 लाख का लोन होगा, 2 लाख का लोन लिया, सिंपल फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बैंक ओवरड्राफ्ट के कई साल बहुत डिस्प्यूट चले हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट 3 जगह बैठता था। एक तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है सर जो कि लोन है, दूसरा कुछ राइटर्स इसको करंट लायबिलिटी ट्रीट करते थे तो ऑपरेटिंग में प्लस माइनस करते थे, कुछ राइटर इसको कहते थे ये तो नेगेटिव बैंक बैलेंस है तो इसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में से घटाओ। अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर थे, कई साल डिबेट चला। उस टाइम हम स्टूडेंट्स को ये इंस्ट्रक्शन दी जाती थी कि नोट लिख करके आ जाओ कि आप इसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मान रहे हो या करंट लायबिलिटी मान रहे हो या फाइनेंस एक्टिविटी मान रहे हो। तो काफी डिस्प्यूट्स के बाद फिर ये फाइनलाइज करा गया इसको फाइनेंस एक्टिविटी ही ट्रीट किया जाएगा। चलिए पॉइंट नंबर 5 पे आ गए हम। क्यों बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंस, मतलब ये देखो 3 आंसर सही है ना भाई, हर एक के बजाय सर बोरोइंग ही तो है, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए लें चाहे शॉर्ट टर्म के लिए लोन ही तो है।
तो इसलिए फाइनेंशियल एक्टिविटी सही, करंट लायबिलिटी है इसलिए वो भी सही, नेगेटिव बैंक बैलेंस है इसलिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी सही। तीनों आंसर सही है अपनी जगह, डिबेटेबल इशू है। तो जब एक्सपर्ट बैठे होते हैं तो जो ज्यादा बेटर लगा मेजॉरिटी को वोटिंग की जाती है बाय शो ऑफ हैंड, जो मेजॉरिटी ने बोला फिर वो फाइनल हो गया। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है नहीं, हाँ अकाउंटेंट लिखा हुआ है एस नंबर 3, एस नंबर 3 बना हुआ है जी कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें अपडेट किया गया है, पहले उसमें नहीं था। अब कैश फ्लो 3 रिवाइज लिखा होता है, यहाँ पे आपने देखा हो चैप्टर के अंदर ब्रैकेट में रिवाइज लिखा होता है, उसको रिवाइज करा गया, उसमें अपडेट किया गया। हाँ जी। तो मस्त है ना, इसमें लिखना है। हाँ अभी मस्त है, अब डिस्प्यूट नहीं रहा, अभी रोमन लिख दिया। चलिए पॉइंट नंबर 5, टेंजिबल एसेट्स में मशीनरी अकाउंट सर एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। मशीनरी लास्ट ईयर 16 लाख समथिंग की थी, अब 24 लाख की हो गई। आगे बताएं जब क्या करें, परचेज है कि सेल है कि डिडक्शन है? परचेज है। कौन सी एक्टिविटी? सर एक क्वेश्चन ब्रैकेट लगाएं कि नहीं? लगाएं। ठीक है। 764 परचेज ऑफ मशीनरी कितना बताया? 764,000। मशीनरी बेसिकली बढ़ रही है, 16 लाख से 24 लाख की हो गई, बढ़ रही है तो डेफिनेटली परचेज करिए, परचेज करिए। एनसीए है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, परचेज करिए तो पैसा जा रहा है। यहाँ पर ब्रैकेट में बहुत कंफ्यूजन होती है कि बहुत बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते, परचेज करिए आ रही है इसलिए बिना ब्रैकेट के पॉजिटिव कर दिया। ध्यान रहे हमें कैश पे फोकस करना है। आगे एक्शन एक्टिविटी ऑप्शन दे रखा हूं, दे रखा क्या करें इसके साथ? सर वो ठीक है। ऑपरेटिंग में ऐड कितना? सही है। एक्टिवेट एक्शन अकाउंट अगर बढ़ता है तो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के डेप्रिसिएशन की वजह से बढ़ता है। 2,02,000 से बढ़ करके 4 लाख हो गया, मतलब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 1,98,000 प्रॉफिट से घट गया होगा, इसलिए इसको ऐड बैक कर रहे हैं क्योंकि ये नॉन कैश एक्टिविटी है। आगे स्वप्निल, गुडविल 60 से 40 के जाके क्या करें? अर्पित वो ऑपरेटिंग में आएगा किस नाम से? हाँ जी, गुडविल रिटर्न ऑफ। देखिए जब भी कोई एसेट घट रही है तो वो डेप्रिसिएशन है, इंटेंजिबल घट रही है तो रिटर्न ऑफ बोल दीजिए या अमोर्टाइज्ड बोल दीजिए। तो गुडविल, ट्रेडमार्क ऐसे आइटम अगर डिक्रीज दिखें तो उसको राइट ऑफ या अमोर्टाइज बोलेंगे। बिल्डिंग मशीन जैसे एसेट घटी हुई दिखें तो डेप्रिसिएशन बोलेंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ 20,000 ये ऐड करना है कि लेस करना है? सर ये ऐड करना है कि इसकी वजह से प्रॉफिट घट गया होगा इसलिए इसको ऐड बैक कर रहे हैं, नॉन कैश एक्टिविटी। आगे इसी का ये गुडविल बढ़ रही होती तो क्या करते हैं? बिल्कुल सही है जी, परचेज ऑफ गुडविल मानते और इन्वेस्टिंग में से माइनस करते। चलिए पॉइंट नंबर 7 पर आ गए हैं, इन्वेंटरी स्टॉक। कहां पे पता क्या करें इसके साथ? करेंट एसेट है तो ऑपरेटिंग में आएगी। ऐड करें कि लेस करें? ठीक है, लेस इंक्रीज इन इन्वेंटरी। जैसे इसमें इन्वेंटरी लिख रहा है, स्टॉक पे लिख सकते हैं। हाँ स्टॉक भी लिख सकते हैं, इन्वेंटरी लिख सकते हैं। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है बताइए? जो खरीदते हैं सेल करने के लिए। हाँ जी, जो हमने बना करके नहीं खरीदा बेचने के लिए स्टॉक इन ट्रेड टर्म इस्तेमाल करते हैं उस स्टॉक के लिए जो हमने खुद नहीं बनाया है, इंस्टेड खरीदा है। बनाया होता है तो फिनिश गुड्स बोलते हैं उसको, रेडी वाले। हाँ जी, 90,000 से 240,000 कितना इंक्रीज हुआ है? 1,24,000। नेगेटिव रिलेशन विद करंट एसेट अगर बढ़ती है तो घटा देता है। कंप्लीट हो गया डिजिटल इंफॉर्मेशन, कंप्लीट हो गया नोट्स टू अकाउंट। अब बैलेंस शीट पर आ रहे हैं। बैलेंस शीट में सिर्फ वही पॉइंट कंसीडर करेंगे जिसके आगे नोट नंबर मेंशन नहीं है। तो चलो आप स्टार्ट तक बताएं। शेयर कैपिटल 8 लाख से 10 लाख को क्या करें? मैम सर इशू कर रहे हैं तो ऐड करेंगे कहां पर? फाइनेंसिंग में। फाइनेंस में यानी इशू ऑफ शेयर्स, ध्यान रहे शेयर होल्डर्स फंड्स और नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये तीन चीजें फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
इश्यू ऑफ शेयर्स 2 लाख बिना ब्रैकेट के लिए पैसा आ रहा है। इसके बाद डायरेक्ट हम आ गए सीधा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे। कार्तिक क्या करें इसके साथ? सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा प्लस करेंगे माइनस करेंगे किस नाम से, लेकिन सब कुछ बताइए। सर प्लस को माइनस करेंगे माइनस करेंगे किस नाम से? पच्चीस को कम करेंगे सही है सर। इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर थी सिर्फ 1.5 लाख रुपए की, अब 2 लाख रुपए की हो गई, बढ़ गई। तो अपने आप नहीं बढ़ती सर, हमने खरीदी होगी तभी बढ़ी। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आउटफ्लो है, माइनस करेंगे। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 50,000 ब्रैकेट में। नेक्स्ट जी करंट इन्वेस्टमेंट। हाँ जी सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के साथ ऐड कर देंगे। देखिए जी करंट इन्वेस्टमेंट के ब्रैकेट में मार्केटेबल सिक्योरिटी है, वो तो पक्का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, कोई डाउट ही नहीं है। अगर ब्रैकेट में कुछ मेंशन नहीं है तो क्या करें? मार्केटेबल माने कि मार्केटेबल ना माने? तो प्रिजम्पशन रहती है सर कि मार्केटेबल माने। वजह मैं बताया था चैप्टर 1 पढ़ाते हुए इस बुक का कि इन्वेस्टमेंट जितने भी हैं, मान लीजिए हमारे बॉस ने टोटल 15 इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो 31 मार्च को हमने उनके पास जाना है कि जी बताओ कौन कौन से इन्वेस्टमेंट आप कब बेचोगे। जो आप 12 महीने के बाद बेचोगे उसको हम एनसीए पर लिख देंगे, जो विद इन 12 मंथ बेचोगे तो उसको हम करंट एसेट में लिख देंगे। अब उसको थोड़ा ना एग्जैक्ट याद होती है कि मैं कब बेचूंगा। फिर हमने कोई चीज़ खरीदे, मान लीजिए तो गोल्ड सस्ता हो रहा है, मैंने गोल्ड खरीद के रख लिया, अब मैं कब बेचूंगा? जब महंगा होगा तब बेचूंगा। और मुझे क्या पता कब महंगा होगा, 2 महीने बाद या 2 साल बाद। मेजोरिटी में तो आइडिया नहीं होता कि कब बेचेंगे एग्जैक्टली। जैसे अच्छा प्राइस मिले तब बेच देंगे। तो जिस आइटम में उससे लग रहा है कि जो जैसे अच्छा प्राइस मिलेगा मैं बेच दूंगा, तो वो विद हम करंट असेट्स के अंदर लिखते हैं, वैसे इन्वेस्टमेंट हम लिखते हैं करंट असेट्स के अंदर। ये सेल हो सकती है 4 दिन बाद भी और 4 महीने बाद भी। तो इसलिए इसको मार्केटेबल सिक्योरिटी प्रिज्यूम करते हैं। जहां प्रिजम्पशन होती है वहां नोट की आवश्यकता नहीं होती, इसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड कर दिया जाएगा। ब्रैकेट में लिखा हो नॉन मार्केटेबल तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनेगा। नॉन मार्केटेबल लिखा हो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनेगा। क्या है परचेज ऑफ करंट? क्या कह रहे हो? इन्वेस्टिंग में आता तो नॉन मार्केटेबल लिखा होता तो इंक्रीज हो जाता, परचेज डिक्रीज हो जाता है। तो इन्वेस्टिंग में करंट असेट है। करंट एसेट में ना वर्किंग कैपिटल वाली आइटम आती है, सीएसीएल, मतलब जो हम गुड्स बिजनेस की रनिंग के लिए जो हम इन चीजें लेते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं लेते उसके अंदर। नॉन मार्केटेबल होगा तो हम इन्वेस्टिंग में लेंगे इसको, सीएसीएल में तब भी नहीं लेते। तो बस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये रह गया। यस यश आ गया, पता है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे निकालूं? क्या क्या प्लस करूं? सर उसमें करंट ओपनिंग करंट अमाउंट बताया बस, दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट। सर 2,40,000 आएगा। सही। 1,20,000 रुपए की करंट इन्वेस्टमेंट है और 1,20,000 रुपए का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। इन दोनों को ऐड कर दिया तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया। अगले क्वेश्चन मुझे बताएं क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे निकालें? 2,80,000 से 1 लाख रुपए की करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है और 1,80,000 रुपए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है, दोनों को ऐड करके 2,80,000 आ गया। 240 से 280 हो गया, 40,000 रुपए इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40,000 है। तीनों एक्टिविटी को ऐड करके हमारा आंसर 40,000 रुपए आना चाहिए। या है जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर एस्टिमेट एक ही हो तो आप बिना आंसर में लिख सकते हो उसको। मान लो कुछ में डिविडेंड नहीं है, रिजर्व नहीं है, तो ये वाला काम आप बिना आंसर में कर सकते हो। डिविडेंड भी है, रिजर्व भी है, तो बाकी मत बनाना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6 लाख। ये 3 आइटम ऐड करनी है जी। इसके बाद आंसर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये 3 अमाउंट ऐड करेंगे, फिर आंसर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कितना है ये बताएं? 9,38,000। 9 लाख। 38,000। इसमें माइनस करेंगे हम इंक्रीज इन इन्वेंटरी, क्या बचा? 1,40,000। क्या नाम रखें इसका? कैश बेनिफिट फ्रॉम ऑपरेशन।
अगर क्वेश्चन में टैक्स पेड नहीं होता तो इसी को लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस 8,14,000। लास्ट में लेस टैक्स पेड, कितना टैक्स पे किया पॉइंट नंबर 4 में दे रखा है, पॉइंट नंबर 2 में 1,40,000। कितना आंसर आया? 6,74,000। सर नेट लिखना जरूरी है? नहीं। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 6,74,000 बिना ब्रैकेट। उन्होंने नेगेटिव आंसर नेगेटिव आएगा 8,40,000। net cash used in investing activities 8,14,000 ब्रैकेट। फाइनेंस का बता 1,80,000। 1,80,000 बिना ब्रैकेट के। यस सर। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 1,80,000। तीनों आंसर्स को ऐड करें और देखें 40,000 का आना चाहिए। यस सर। यस ठीक। फुल फ्लैश क्वेश्चन में बेस बुक में दे रखे क्वेश्चन में लिखे हुए हैं नंबर। इलस्ट्रेशन 49 से 62, एक्सरसाइज में 39 से 57, ये सभी क्वेश्चन ट्राई करने हैं क्या आप लोगों ने? इस बार क्वेश्चन फुल फ्लैश आएगा या फिर पर्टिकुलर रीडिंग आगे देखेंगे? एग्जाम की बात कर रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम की फुल फ्लैश आएगा। अगर स्कूल वाले सर कह दिया ऑपरेटिंग आ सकता है इस बार। नहीं ऐसे देखो, जो गैस वर्क वाला काम नहीं बताऊंगा ना मैं आपको। जो क्वेश्चन आता है फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है इन जनरल, मैं बताया आपको पहले भी 4-5 साल में कारोबार ऐसा आया हुआ है कि ऑपरेटिंग का आ गया, इन्वेस्टिंग आ गया, या दो एक्टिविटी का आ गया। जैसे क्वेश्चन में नोट्स में दे रखे हैं हमने, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं नोट्स में इस तरीके से क्लास में कराया गया। इन जनरल लॉन्ग वाला ही आता है, इसमें 3 एक्टिविटी होती है, तो बट सारे क्वेश्चन करके जाना है। 12th क्लास में इसमें नहीं लेना है। जो जैसे सीए कोर्स होता है, सीए कोर्स में 70% टॉपर के आते हैं, ऑल इंडिया टॉपर के 70% मार्क्स आते हैं और 50% पासिंग मार्क्स। तो देखिए पास वाले और टॉपर वाले में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो वहाँ जहाँ मुझे पता है कि अभी 60-70 के आसपास मार्क्स आना है, तो वहाँ रिस्क लिया जा सकता है। ये टॉपिक शायद कम इंपॉर्टेंट है, छोड़ दो। ये टॉपिक शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा अच्छे से कर लो। 12th क्लास में सर आधा 1% से आपको पता है कि एडमिशन रुक जाते हैं, तो यहाँ तो 1% की कोई रिस्क नहीं लेना, जिसका हल्का सा भी आइडिया उसको करके जाना है। मेरा जब एग्जाम था तो एक चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, जैसे बीएसईएस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, उनके अकाउंट्स कैसे बनते हैं। 6 साल से क्वेश्चन नहीं आ रहा था एग्जाम में पहला क्वेश्चन था 20 नंबर। तो कभी भी कुछ कैसा पेपर भी आ सकता है, हमें रेडी रहना उस चीज़ के लिए। ठीक है, आप लोगों के जो चैप्टर्स आगे के हैं और टेस्ट सीरीज आगे का है, कुछ प्लान करा है मैंने, 2-3 हफ्ते करके देखूंगा, अगर और कुछ मोटिवेशन लगेगी तो करूंगा। मैं आपको एडवांस में क्वेश्चन पेपर दूंगा, उसमें जितने चैप्टर्स हो चुके हैं हमारे, डिसोल्यूशन, इशू ऑफ डिबेंचर्स, कंपैरेटिव कॉमन साइज और कैश बैक, इन 4 चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे, वो आप लोगों ने घर से करके लाने हैं, सॉल्व अनसॉल्व्ड दूंगा मैं। और उसमें से मैं आपका टेस्ट लूंगा संडे को, एवरी संडे। तो इस तरीके से 4 संडे मार्च के और 4 संडे अप्रैल के 8 टेस्ट मैंने प्लान करे हैं। एडवांस आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा एज एन असाइनमेंट, समझ लीजिए उसको। उसका होमवर्क चेक किया जाएगा आपकी कॉपी में डेली जब आप आओगे क्लास के लिए, कि आपको क्वेश्चन करके लाने हैं, और उसमें से टेस्ट मिल जाएगा संडे को 1 घंटे का। चैप्टर जैसे जैसे और कराता जाऊंगा मैं, आगे टेस्ट में कंटेंट बढ़ता जाएगा। जैसे अभी 4 चैप्टर ही हुए हैं हमारे, तो अब जो संडे होगा उसमें 4 चैप्टर का टेस्ट होगा। हमारी चैप्टर और हो जाता है क्लास में, फिर 5 चैप्टर का टेस्ट होगा उससे अगले संडे, फिर 6 हो गया, फिर 6 चैप्टर का टेस्ट होगा, एंड सो ऑन। मोस्ट प्रोबेबली मार्च से पहले तक, मार्च एंड तक लगा लीजिए,
हमारा रिटायरमेंट, डेथ और एनपीओ, ये तीन चैप्टर पेपर बहुत अच्छे से हो चुके होंगे। हालांकि हो चुके हैं हमारे टर्म 1 में, अब दोबारा कराया जाएगा एनपीओ, रिटायरमेंट और डेथ। मार्च एंड तक होपफुली अच्छे से हो जाएगा। अपने पास टाइम है तो मुझे बहुत जल्दी नहीं करनी कि फटाफट फटाफट खत्म करना है। और अप्रैल से फिर हम सैम्पल पेपर स्टार्ट करेंगे। सैम्पल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा यहीं से, चाहे किसी ऑथर का हो चाहे खुद का मेरा हो। अप्रैल में सैम्पल पेपर चलेंगे क्लास में, और हर संडे फुल कोर्स वाला टेस्ट, फुल चैप्टर वाइज ना लेकर के फुल कोर्स वाला मैं इसलिए प्लान कर रहा हूँ क्योंकि प्री बोर्ड वगैरह आप लोगों के स्टार्ट होने वाले हैं मार्च में, तो कहीं ना कहीं हम प्रिपेयर रहेंगे हर चैप्टर का, आगे बढ़ते जाए तो पीछे चैप्टर छूटता ना जाए। और पूरा चैप्टर हर संडे 5 चैप्टर रिवाइज करने पॉसिबल नहीं होते, तो मैं आपको जो असाइनमेंट दूंगा उसमें चैप्टर के 1 या 2 क्वेश्चन होंगे, तो उस बहाने से लगभग थोड़ा रिवाइज आपका हर चैप्टर होता रहेगा। और क्या कहते हैं, चैप्टर नेक्स्ट मैंने कुछ पोल वगैरह सीखा है ऐप पर डालना, तो मैंने वो डाला हुआ है, उसमें आंसर दें कि कौन सा चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करें। कोई कहता है मेरे स्कूल में रिटायरमेंट चल रहा है वो कराओ, कोई कहता है डेथ कराओ, कोई एलपीओ कराओ, तो मैं जो मेजोरिटी बोलेगी वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा ट्यूसडे को। आप उसमें पोल जो है उसमें आप वोट दे दें, उसमें जो दिख जाएगी उस टाइप काफी बच्चे ना आए, वो कह रहे थे बस रिटायरमेंट और उसकी भी काफी क्वेरी आई हुई है। जैसे डेथ बिल्कुल नहीं हुआ, रिटायरमेंट और एनपीओ तो है क्लासेस में, मैं कर लूंगा, डेथ नहीं होगा डेथ कराओ, वैसे भी काफी आंसर आ रहे हैं। आप अपने को जो आपको बेस्ट लग रहा है अपने हिसाब से दे दीजिए, और जो मेजोरिटी बोलेगी वो चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा फिर से। कराने तीनों ही है मतलब आप? हाँ जी, कराने तीनों ही है। कराने तीनों ही है, मैं बस 2 मिनट छुट्टी कहाँ होगी रुको, कराने तीनों ही है। पेज 241, पेज 241, क्वेश्चन 39 से 42 चेक करा कर जाए, छुट्टी हो चुकी है मेरे साइड से, आप लोग लेट कर रहे हैं। 39 से 42 है क्या? हाँ जी, ये कर रहे हैं, चेक कराने हैं।